Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about a stress-strain diagram. जब किसी बॉडी पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर जो मोलिक्यूल है उस फोर्स के अगेंस्ट में काम करता है, जिसके कारण उस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है। जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी का इनोगेशन भी होगा, जिसके कारण स्ट्रेन डेवलप होगा। तो किसी इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? किसी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टीज, जब हम उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और जब एक्सटर्नल फोर्स को जब हटा लेते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसका इनोवेशन होगा, कुछ उसमें स्ट्रेच होगा। जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेंगे तो बॉडी पहले वाला पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। तो वो बॉडी, इसका मतलब हुआ इलास्टिक बॉडी है। अब हुक्स लॉ भी हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस, हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, दैट इज हुक्स लॉ। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे, ये एक बॉडी है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स पी लगा रहे हैं। फोर्स लगाए तो इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, इसमें स्ट्रेन भी होगा। तो एक टाइम के बाद ये बॉडी जो है, इसका लेंथ एल है, इसमें इलोंगेशन स्टार्ट होगा, स्ट्रेन होगा। एक इलास्टिक लिमिट तक ये बॉडी इलोंगेट होगा। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होगा? इसमें प्लास्टिक रेंज आ जाएगा। मतलब इलास्टिक रेंज मतलब वो उस पर एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो रिगेन कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी हम फोर्स लगाते रहेंगे तो ये बॉडी जो है प्लास्टिक फेज में चला जाएगा। मतलब वो अपना एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद वो पहले वाला स्थिति को, शेप को नहीं प्राप्त करेगा। मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बॉडी का लेंथ यल है, इस पर फोर्स पी लगाए, पी लगाने के बाद बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा यल। पी फोर्स को अब यहाँ पर हम हटा लेते हैं। इसमें इमेजिन करते हैं इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बॉडी जो है अगेन यल को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये बॉडी इलास्टिक फेज में है। यदि इस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे थे पी, और इसमें इलोंगेशन लेंथ यल है, इसमें इलोंगेशन डेल्टा के हो गया, और इस फोर्स को यदि हम हटा लेते हैं और इस बॉडी का लेंथ यल प्लस डेल्टा के ही रह गया, इसका मतलब ये बॉडी इलास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक फेज में चला गया। मतलब उसका जो शेप है, मतलब लंबाई उम्बाई, वो मतलब रिकवर नहीं हो रहा है, पहले का पोजीशन में नहीं आ रहा है, वो प्लास्टिक फेज में चला गया। तो यहाँ पर हम लोग आज ये देखेंगे कि किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट किसी मेटल पार्ट पर फोर्स लगाते हैं, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या फेज होता है। एक तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि इलास्टिक फेज हो गया, उसका प्लास्टिक फेज हो गया, फिर प्लास्टिक के बाद भी क्या होगा, एक मैक्सिमम फोर्स तक वो प्लास्टिक फेज में आ गया, फिर उसके बाद भी हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद वो बॉडी में क्या होगा? फ्रैक्चर होगा। उसके बाद बॉडी फ्रैक्चर होगा, उसके बाद भी इसमें हम फोर्स लगा रहे थे, इसका मतलब बॉडी वो टूट जाएगा। तो ये सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है एक मेटल पार्ट में, हम इस फोर्स लगाए इलास्टिक पार्ट में, एक इलास्टिक रेंज तक तो ये इसमें फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जिसमें रिकवर होगा। इलास्टिक के बाद हम फिर उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो प्लास्टिक रेंज में आएगा। प्लास्टिक के रेंज के बाद, फेज के बाद भी हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो एक मैक्सिमम मैक्सिमम तक तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, एक एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वो सस्टेन क्या रहेगा, उसके बाद उसमें फ्रैक्चर स्टार्ट होगा। फ्रैक्चर के बाद क्या है कि वो बॉडी टूट जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। तो ये सारा जो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, इसको हम डायग्राम के अनुसार समझेंगे। तो एक डायग्राम बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा, स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेस डेवलप ज्यादा होगा, उसमें स्ट्रेन कम होगा। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस
इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें हुक्स लॉ ऑबे करेगा, फॉलो करेगा, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बॉडी है, इसमें फोर्स लगा है, इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है तो इसका प्रत्येक सेक्शन पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो है कांस्टेंट होगा। मतलब ये एक बॉडी है, इस पर फोर्स लगा है, ये लेंथ है, इसमें डिफॉर्म इसमें इलोंगेशन हुआ डेल्टा एल, तो इसका प्रत्येक पोजीशन पर जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। तो जी ओ से ए तक इलास्ट हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट है। उसके बाद फिर इसमें स्ट्रेन इधर है, मतलब इसमें स्ट्रेन ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, इसमें स्ट्रेस ज़्यादा वेरी हो रहा है, मतलब इसमें स्ट्रेस बढ़ इंक्रीज कर रहा है, ओ टू ए। उसके बाद एक फेज ऐसा आएगा, इसके बाद बॉडी में स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप होगा, मतलब उसका लंबाई बढ़ेगा एक फेज के बाद। इस बी पॉइंट मानते हैं, ए टू बी, मतलब बी पॉइंट तक बॉडी इलास्टिक रेंज में ही रहेगा, यहाँ तक हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। बी पॉइंट तक इलास्टिक रूल उसमें अवे होगा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज रहेगा, मतलब फोर्स को यदि हम बी पॉइंट तक हटा देते हैं तब पर भी वो पॉइंट वाला जो शेप है वो हासिल कर लेगा। लेकिन इसमें जो है बॉडी का जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो फॉलो हो रहा था यहाँ पर वो फॉलो नहीं होगा, मतलब हुक लॉ ए टू बी फॉलो नहीं होगा। उसका बी के बाद एक पॉइंट जो सी रहता है, इसमें भी स्ट्रेन इस बॉडी का जो लंबाई है जो ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इलोंगेशन उसमें ज्यादा होगा। लेकिन ये जो है प्लास्टिक फेज में चला जाएगा, इलास्टिक यहाँ तक है, उसके बाद प्लास्टिक फेज, जिसको हम इल्ड पॉइंट बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी का। कुछ ऐसा इसमें एक देखा जाता है, अचानक ही इसमें लोड का ड्रॉप होता है। तो प्लास्टिक फेज जो है, प्लास्टिक फेज के बाद क्या होगा, जब किसी बॉडी को हम खींच रहे हैं प्लास्टिक फेज में चला गया, उसके बाद प्लास्टिक को जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, एक मैक्सिमम स्ट्रेच तक वो खिंचाते जाएगा, उस एक मैक्सिमम लोड तक वो खिंचाएगा, मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस तक। उसके बाद बॉडी जो है वो प्लास्टिक टूट जाएगा, ई एफ। तो बी टू डी तक जो है इल्ड पॉइंट है, प्लास्टिक फेज है। प्लास्टिक को जब हम खींच रहे हैं, मतलब वही प्लास्टिक फेज में जब ये बॉडी आ गया, तो प्लास्टिक फेज को बॉडी को जब खींच रहे हैं तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस तक तो वो खिंचाते रहेगा, उसके बाद उसमें फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो ई के बाद जो है फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा, एफ पॉइंट में वो बॉडी टूट जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। तो यही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक माइल स्टील का स्पेसिमेन, मतलब माइल स्टील का छोटा टुकड़ा लेते हैं। स्पेसिमेन का मतलब होता है छोटा टुकड़ा। तो ये इसमें जब हम इनोगेशन के बाद का ये फोटो दिखाया गया, जो फोर्स लगा रहे थे, तो इसमें क्या हुआ, इसका ओरिजिनल शेप है, फिर इसमें ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हुआ, फिर यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया। अब इसको हम लोग सिस्टेमेटिक ढंग से देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ए माइल्ड स्टील अंडर टेंसाइल टेस्ट इज शोन इन फिगर। मतलब एक माइल्ड स्टील का टुकड़ा लेते हैं, उसको टेंसाइल दोनों तरफ से हम खींच रहे हैं, टेंशन में रख रहे हैं, तो उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डेवलप होगा उसको हम एक डायग्राम पर देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोपोर्शनल लिमिट इन एबव डायग्राम फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए इज ए स्ट्रेट लाइन। ओ टू ए हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं,
है which represents the stress is proportional to strain. O to A स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है. बियॉन्ड पॉइंट ए द एबव कर्व स्लाइटली डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. तो ए पॉइंट के ऊपर ए से जब भी जा रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन डेविएट कर जा रहा है. मतलब रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन वो कांस्टेंट नहीं रहता है ए के ऊपर. हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू पॉइंट ए एंड इट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट. तो ओ टू ए पॉइंट को जहां पर हुक्स लॉ ओबे कर रहा है वो प्रोपोर्शनल लिमिट इस लाइन को बोला गया है. मतलब इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा. और हुक्स लॉ क्या बोलता है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जहां पर कांस्टेंट है वहां पर हुक्स लॉ अप्लाई होता है. मतलब हुक्स लॉ का वही कहना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पर वो चीज फॉलो हो रहा है ओ टू ए. मतलब यहाँ पर हुक्स लॉ ओबे कर रहा है. इसके बाद जब बॉडी में आप फोर्स हम घिसते रहेंगे तो उस बॉडी में जो है अनसिस्टमेटिक डिफॉर्मेशन होगा. लेकिन बी पॉइंट तक जो है इलास्टिक रेंज में ही रहेगा. लेकिन इलास्टिक रेंज में रहेगा मतलब बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं बी पॉइंट पर तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. लेकिन वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा. मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी कर जाएगा. स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा उसमें बी तक जब करते हैं. और ओ टू ए में क्या है, प्रत्येक पोजीशन पर बॉडी का प्रत्येक पोजीशन पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. आगे देखते हैं इलास्टिक लिमिट. इफ द लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड पॉइंट ए अप टू पॉइंट बी द मटेरियल विल रिगेन इट्स शेप एंड साइज. व्हेन द लोड इज रिमूव्ड मटेरियल हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी अप टू पॉइंट बी. इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट सेट. मतलब अप टू पॉइंट बी में मटेरियल को जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा. उसमें परमानेंट कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा. मतलब परमानेंट कुछ सेट नहीं होगा. वो पहले वाला पोजीशन में भारी जब एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं तो पहले वाला पोजीशन को गेन कर लेगा. तो इलास्टिक लिमिट मेरा इलास्टिक प्रॉपर्टीज किसी बॉडी का बी पॉइंट तक शो करेगा. लेकिन ए टू बी में जब जाएगा तो इसमें जो बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन है कुछ ऐसा होगा कि वो अनयूनिफॉर्म हो जाएगा. यहाँ तक क्या है कि यूनिफॉर्म रहता है. स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो कांस्टेंट रहता है प्रत्येक पोजीशन पर बॉडी का. यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता है. लेकिन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ए टू बी भी शो कर रहा है. अब बी टू डी क्या होता है, ये प्लास्टिक फेज में चला जाता है. मतलब एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे बॉडी से तो वो पहले वाला पोजीशन को प्राप्त नहीं करेगा. इल पॉइंट इफ द मटेरियल इज स्ट्रेच बियॉन्ड पॉइंट बी, बी के ऊपर इस पॉइंट से ऊपर हम जब मटेरियल को फोर्स लगा रहे हैं स्ट्रेच बियॉन्ड पॉइंट बी द प्लास्टिक स्टेज विल रीच और ऑन द रिमूवल ऑफ द लोड द मटेरियल विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड शेप. In mild steel, there are two yield points C and D. The points C and D are called upper and lower yield point. तो माइल्ड स्टील में दो yield points को देखा जाता है, एक C पॉइंट और D पॉइंट. मतलब D पॉइंट तक जो है मेरा प्लास्टिक स्टेज को शो कर रहा है. तो बियॉन्ड पॉइंट B द स्ट्रेन इंक्रीजेज एट ए फास्टर रेट. हाँ, तो इसमें जो है क्या है, बी पॉइंट के बाद जब इलास्टिक रेंज मेरा खत्म होता है तो जब हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेन जो है कुछ ज्यादा उसमें इलोंगेशन होगा. जो वो बॉडी में जो है उसका इलोंगेशन ज्यादा होगा. फास्टर रेट विथ एनी इंक्रीज इन द स्ट्रेस. उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा तो उसका इलोंगेशन उसमें ज्यादा होगा, उसमें स्ट्रेन ज्यादा पैदा होगा. At this point, the material is before the load and there is an impressible strain without any increase in the stress. मतलब बिना स्ट्रेस का भी उसमें स्ट्रेन थोड़ा थोड़ा पैदा होगा. In case of mild steel, it will be seen that a small load drops to D immediately after yielding commence. Hence, there are two yield points C and D. तो माइल्ड स्टील में क्या देखा जाता है कि इसमें थोड़ा सा लोड यहाँ पर ड्रॉप देखा जाता है.
प्रैक्टिकली जब करता है तो उसमें कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। तो बी टू डी जो है यील्ड पॉइंट है, मतलब प्लास्टिक फेज, इलास्टिक टू प्लास्टिक में कन्वर्ट हो रहा है। अब ई पॉइंट को देखते हैं। अल्टीमेट स्टेट एट पॉइंट ई द स्ट्रेस which attains its maximum value is known as अल्टीमेट स्ट्रेस। प्लास्टिक के बाद तो हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक एक पॉइंट ऐसा हैगा जो कि वो बॉडी मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें पैदा होगा, उसके बाद वो बॉडी टूट ही जाएगा, उसमें फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। इलास्टिक टू प्लास्टिक आया, प्लास्टिक से फिर वो उसमें टूटेगा ही, किसी न किसी पॉइंट पर वो टूट जाएगा। तो प्लास्टिक के बाद एक मैक्सिमम आएगा, लिमिट आएगा, उसके बाद वो टूटेगा। तो वो मैक्सिमम जो फेज रहेगा ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। इसके बाद जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेट स्टेट मतलब क्या सोचकर शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस आफ्टर द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब छोटा पार्टिकल, जो बॉडी है माइलस्टेल, उसका छोटा सा पार्टिकल हैज रीच्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हो गया। ए नेक इज फॉर्म्ड। नेक मतलब हो गया उसमें फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद उसमें फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो गया। व्हिच डिक्रीज्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। जब नेक स्टार्ट हो गया तो उसका एरिया तो ऑटोमेटिक, इसमें तो इनोवेशन हो ही रहा है, तो उसका एरिया कम होते जा रहा है। स्ट्रेस नेसेसरी टू ब्रेक अवे द स्पेसिमेन इज लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो क्या है कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस तक हम गए, प्लास्टिक के बाद मैक्सिमम स्ट्रेस प्राप्त हो गया। तो इसको अब तोड़ने के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद क्या है कि अब उतना हम उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे इसको टूटने के लिए, उससे कम ही फोर्स में ये अब टूटना स्टार्ट हो जाएगा। वो तो मैक्सिमम फोर्स तो स्ट्रेस तो डेवलप हो गया, तो उसके बाद वो कम फोर्स में, उसमें थोड़ा सा भी उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। Stress necessary to break away the specimen is less than the maximum stress. The stress is therefore reduced until the specimen breaks away at point F. The stress corresponding to point F is known as breaking stress. तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये ई पॉइंट जो है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया। अब मैक्सिमम स्ट्रेस किसी बॉडी में डेवलप हो गया, उसके बाद उसमें थोड़ा बॉडी को फ्रैक्चर करने के लिए उसको थोड़ा सा भी खींचेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो इसमें जो अब जो स्ट्रेस लगेगा, कम स्ट्रेस लगेगा, इस पॉइंट पर बॉडी जो है टूट जाएगा। तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द नेक। ये मतलब क्या हो गया, ये किसी बॉडी का ओरिजिनल एरिया है, और जब ये बॉडी जब मेरा टूट रहा था तो वहां पर क्या हो रहा था, ऐसा कुछ शेप प्राप्त हो रहा था। तो ये जो नेक, जो टूटने वाला जो पॉइंट है उसका एरिया, टूटने वाला जो पॉइंट है नेक, रिडक्शन इन एरिया जो ओरिजिनल पॉइंट एरिया है माइनस वो वाला एरिया, परसेंटेज ये निकल गया। परसेंटेज इलोंगेशन, इट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द ओरिजिनल लेंथ। एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, कैपिटल एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्रैक्चर और फाइनल लेंथ। मतलब ये बॉडी था, अब इसको टूटने तक इसका लेंथ एल हो गया, कैपिटल ओरिजिनल लेंथ एल है। तो परसेंटेज इलोंगेशन एल माइनस एल, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बाय स्मॉल एल इंटू 100। वर्किंग स्ट्रेस, when designing machine parts it is desirable to keep the stress lower than the maximum or ultimate stress at which failure of the material takes place. This stress is known as the working stress. जब किसी मशीन पार्ट को हम डिजाइन करते हैं तो
तो हम लोग उसका अल्टीमेट स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी का जो सस्टेन करने का है, जो कि उस अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद वो बॉडी फ्रैक्चर करने लगेगा, तो उसका जो वर्किंग स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेस को ध्यान में रखकर ही, मतलब वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा वही वही वाला उसका वर्किंग स्ट्रेस होगा। When designing machine part, it is desirable to keep the stress lower than the maximum stress. जो उसका वर्किंग स्ट्रेस होगा उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसके नीचे ही रखा जाता है। दिस स्ट्रेस इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस जो होगा अल्टीमेट स्ट्रेस से नीचे रहेगा, कम रहेगा। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उस 60 न्यूटन में उस टूट जाएगा, तो इसका जो वर्किंग स्ट्रेस रहेगा मतलब 50 न्यूटन रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो यहाँ पर अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हैं। ये बॉडी है, इसका वर्किंग स्ट्रेस 50 न्यूटन है, और जो ये बॉडी जो है, यदि वो इस बॉडी पर 100 न्यूटन लगाए तो ये बॉडी टूट जाएगा। तो मैक्सिमम जो अल्टीमेट स्ट्रेस जो है 100 न्यूटन है और वर्किंग स्ट्रेस 50 न्यूटन है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब किसी बॉडी को वर्क जो डिजाइन किया जाता है वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा में डिजाइन किया जाता है। मतलब किसी का क्षमता 50 न्यूटन 50 न्यूटन का है, तो न्यूटन का है, मतलब किसी मटेरियल को हमको बनाना है जिसको जिसका क्षमता 50 न्यूटन। यहाँ पर ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक मटेरियल है, इस मटेरियल को हमको लिफ्ट करना है, तो ये 50 न्यूटन फोर्स यदि इस पर हम लगाएंगे तो ये मटेरियल मेरा लिफ्ट हो जाएगा। तो इस मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए जो पुल्ली लगाएंगे, इसका पुल्ली जो बनाएंगे इस 100 न्यूटन कैरी करने का क्षमता के लिए हम बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कैपेसिटी हो गया 100 न्यूटन और हमको 50 न्यूटन ही मतलब 50 न्यूटन हमको लिफ्ट करना है। तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 2। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि पहले इलास्टिक फेज, प्लास्टिक फेज, उसके बाद फिर उसमें प्लास्टिक फेज मतलब यील्ड पॉइंट होता है। यील्ड पॉइंट वाला फेज ही प्लास्टिक फेज कहलाता है। उसके बाद तो वो टूट ही जाता है। तो जो इसमें हम लोग जो जो डिजाइन करते हैं डक्टाइल मटेरियल में, यील्ड पॉइंट में जो स्ट्रेस होगा उसको हम लोग रेफरेंस लेंगे। ब्रिटल मटेरियल में यील्ड पॉइंट जो है नहीं होता है। मतलब ये बॉडी है, इसमें हम फोर्स लगाए, इस ब्रिटल मटेरियल अचानक टूट जाएगा, तो ये मैक्सिमम जो स्ट्रेस रहेगा वो यील्ड पॉइंट नहीं रहेगा। इसमें फोर्स लगाए वो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसमें जो है प्लास्टिक फेज इसमें क्रिएट नहीं होगा ब्रिटल में। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो रहेगा वो अल्टीमेट स्ट्रेस रहेगा। इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस के रेफरेंस में हम लोग ब्रिटल मटेरियल में कैलकुलेट करते हैं, और डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग करते हैं, क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद उसमें फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है। और ब्रिटल मटेरियल में क्या है कि उसको खींच रहे हैं और एक स्ट्रेस के बाद वो मैक्सिमम स्ट्रेस जब प्राप्त कर लेगा तो टूट जाएगा, यील्ड पॉइंट आएगा ही नहीं। यील्ड पॉइंट मतलब प्लास्टिक फेज आएगा ही नहीं ब्रिटल मटेरियल में, जबकि डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट आता है, प्लास्टिक फेज आता है। प्लास्टिक फेज के बाद उसके बाद भी उसमें फोर्स लगाते हैं तो फिर वो मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाता है, मैक्सिमम पॉइंट आता है। तो ये जो बीच वाला जो पॉइंट है ब्रिटल मटेरियल में यील्ड पॉइंट वाला प्लास्टिक फेज वो नहीं आता है। इसलिए इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस के रूप में का जो रहेगा
जो मैक्सिमम स्ट्रेस उसको हम लोग लेंगे। तो इस तरह हम लोग देखें, जब किसी माइल स्टील पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डेवलप होगा, उसको डायग्राम पर हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब उस बॉडी, इलास्टिक बॉडी में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो क्या क्या होता है उसमें, जो फोर्स लगाए उसका रिजल्ट क्या होता है कि पहले इलास्टिक फेज में हुक्स लॉ को फॉलो किया, सीधा गया उसका लाइन, मतलब इलास्टिक फेज गया, फिर प्लास्टिक फेज गया, प्लास्टिक के बाद भी जब हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो एक मैक्सिमम फोर्स हो गया जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। उसके बाद भी फोर्स लगा रहे हैं तो फिर वो उसमें फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट पर आता है, जो कि एफ को शो कर रहा है। थैंक यू।